नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक। गुजरात चुनाव है, गुजरात कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती रही है और यूं कहूं कि एक एक बार करके सीटों की कमी, एक बार इस चुनाव से पिछले चुनाव में जरूर कांग्रेस ने काफ़ी कुछ दमखम दिखाया, लेकिन एक बार फिर वहाँ ताल ठोकरी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि 2027 को टारगेट किया जाए। कितनी सफल होगी नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस की अपनी एक एक्सरसाइज। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और सीडब्ल्यूसी की बैठक को खड़गे ने संबोधित किया, जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे अलग अलग राज्यों से सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स को बुलाया गया है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ हमारे सहयोगी दशरथ सिंह जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से नितिन सारस्वत जी जुड़े हुए हैं, भाजपा से हमारे साथ अटल खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। दशरथ, क्या एजेंडा गुजरात को, और वो भी रिवर फ्रंट साबरमती पे बैठक सीडब्ल्यूसी की रखी गई है? कांग्रेस के सामने एक चुनौती है गुजरात, लेकिन एक ये माना जा सकता है कि बड़ा साहसिक काम है कांग्रेस का। 2027 का टारगेट करके चलना और भी बड़ी बात है। गुजरात के अंदर 84 साल बाद पार्टी का अधिवेशन होना अपने आप में बड़ी बात है, और ख़ास तौर पे गुजरात को चुनने की पीछे की जो वजह है कांग्रेस के लिहाज से अगर मानी जाए तो कांग्रेस के सामने ये परसेप्शन बीजेपी की तरफ से जो कांग्रेस का आरोप है बनाने की कोशिश की जा रही है कि पटेल हमारे थे या आपके थे, जबकि कांग्रेस का आज ये तर्क था। खड़गे ने जब वहाँ पर वो उद्बोधन दिया तब वो बोले कि नेहरू और जो पटेल था उनके बीच जो संबंध थे बहुत अच्छे संबंध थे। तो इस बार जो पटेल की जो जयंती है उसको बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। और आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी उसके अंदर एक प्रस्ताव ही पारित किया गया, खासकर पटेल को लेकर, उनके विचारों को लेकर। और खड़गे ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी और आरएसएस कहीं ना कहीं इस इशू को क्रिएट करती है, और दोनों नेताओं के बीच में इस तरह की बात कहते हैं कि इनके बीच सामंजस्य नहीं था। लेकिन कांग्रेस की जो परिपाटी है या रीति नीति है, वो कह सकते हैं नेहरू, गांधी और पटेल की जो रीति नीति थी उससे कहीं ना कहीं संबंध रखती है।
आने वाले वक्त में हम गुजरात में पार्टी को कैसे मजबूत करें, खास तौर पे 2027 का जब इलेक्शन गुजरात में होगा उसकी एक तैयारी इसको माना जा सकता है कि कांग्रेस ये चाह रही कि गुजरात के अंदर लंबे वक्त से वो सत्ता में नहीं है। ऐसे में गुजरात में कैसे पार्टी पैर जमाए और कांग्रेस का जो गुजरात के अंदर कैडर है या कार्यकर्ता है उसको कैसे मजबूती दी जाए, कैसे उसको एक ऊर्जा दी जाए, इसके मद्देनजर ये 2 दिवसीय जो अधिवेशन है ये गुजरात के अंदर रखा गया। आज हालांकि CWC की बैठक हुई थी, कल मुख्य अधिवेशन जो है वो वहाँ पर होगा, साबरमती का जो फ्रंट है वहाँ पर वो होगा और इसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे आज मौजूद नजर आए थे, हालांकि प्रियंका गांधी वहाँ नहीं थी, वो कल इसमें शामिल होंगे। जी चलिए अटल जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। गुजरात को चुना है CWC की बैठक के लिए कांग्रेस ने और वहाँ ताल ठोकी गई है, 2027 टारगेट है। उसके अलावा भी एजेंडा बनाया गया है उसमें और आगे भी मुझे लगता है कुछ रेजुलेशंस पास किए जाएंगे। सीधा हमला केंद्र सरकार RSS पे बोला गया है, एक बानगी के रूप में कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश यहीं से होगी। सफल असफल ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन कांग्रेस ने गुजरात में पांव जमाने के लिए CWC की बैठक वहां की है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत समय बाद CWC की बैठक कांग्रेस ने वहाँ की है, लेकिन देखिए बात ये है कि गलत नैरेटिव फिक्स करना, संविधान खतरे में, आरक्षण, गरीबी, इन है ना, किसान वंचित, इनसे कब उभरेगी? बेसिकली ये आत्मा से आना चाहिए। इनके लिए इनकी लोक कल्याणकारी नीतियाँ, वो आत्मा से अगर कोई समाधान चाहे और उसके बाद सहजता के साथ उसके समाधान खोजे तब तो ठीक है, लेकिन जो इनकी बांटने की और जिस तरीके से पंथ क्षेत्र भाषा के नाम पर जो रीति नीति रही है या किसी का उन्मूलन करने का इनका सामाजिक सरोकार नहीं होकर का इनका पूरा वोट केंद्रित जो आधार रहता है दिमागी तौर पर, उसमें अगर राहुल गांधी जी उसको एक है ना कि एक सीरियसनेस के साथ लें कि भाई भारत जोड़ो यात्रा ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ करके और आप फॉरेन में चले जाएं और फिर आकर के भारत जोड़ो, वो जुड़ेगा नहीं, वो केवल दिखेगा ऐसा। कांग्रेस के बहुत सारे लोग अपने वजूद बचाने के लिए उनको लगेगा, लेकिन होगा नहीं। देखिए 19 इलेक्शन हो चुके, बहुत सारे इन्होंने नैरेटिव फिक्स किए, अभी भी कर रहे हैं। अभी वक्फ बोर्ड पे भी इन्होंने नैरेटिव फिक्स करने की चेष्टा कर रहे हैं कि ये खराब है, ये है, जबकि इनको कांग्रेस को खुद को पता है कि ये बिल अमेंडमेंट जरूरी था और इसके अंदर जो चेंजेस किए वो रिक्वायर्ड थे। मुस्लिमों की कुरीतियां भी निकालनी पड़ेगी, उनको भी बाहर निकाल करके विकास के पथ पर अग्रसर करना पड़ेगा, तो भारत विकसित होगा। तो भारत को केंद्र में रखें, ना कि गांधी परिवार को केंद्र में रख के ये कितनी भी मीटिंगें करें, भले गुजरात में करें या कभी कर्नाटका में करें, कुछ होने वाला। चलिए मैं नितिन जी, अभी आपने सुना कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सारी CWC होती है और दूसरा कहा जा रहा है कि राष्ट्र की सोच रखनी चाहिए, ये बीजेपी का आरोप है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारी अधिवेशन हो रहा है वो ऐसी सरजमी पे हो रहा है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, महात्मा गांधी की है, दादा भाई नौरोजी की है, और जिस अवसर पे हो रहा है जहाँ कांग्रेस अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे उनका शताब्दी वर्ष है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती का अवसर है। ऐसे अवसर पे जिस तरीके से कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य, सभी पदाधिकारी बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि इस अधिवेशन से एक प्रस्ताव पास होगा न्याय पथ का, जो देश के लिए आगे एक रणनीति और एक कार्य योजना लेके आएगा, जो सभी अहम मुद्दों पे जिस पे डिस्कशन है, जो एक नया दृष्टिकोण, नई आर्थिक परिकल्पना, नई सामाजिक सोच, नया सांस्कृतिक ढांचा और देश में एक नई उम्मीद, क्योंकि जिस तरीके से निराशा का माहौल है उसके लिए एक नई उम्मीद लेके आएगा। मैं नेगेटिव बात करने से अच्छा सबसे पहले मैं पॉजिटिविटी इसके लिए बारे में बताना चाहता हूँ। आज जो हमारा सेशन हुआ, पिछली बार जो बेलगांव में सेशन हुआ था उसी के अंदर हमारे अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उस समय बता दिया था कि हमारे ये पूरा वर्ष कांग्रेस के संगठन को समर्पित रहेगा। बूथ से लेकर प्रदेश से लेकर देश तक संगठन को मजबूत किया जाएगा, कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत किया जाएगा, लोगों को जोड़ा जाएगा। उदयपुर में जो डिक्लेरेशन हुआ था जिसके अंदर हमारे दलित, आदिवासी भाई और हमारे युवाओं साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके अंदर तमाम देश में जिस तरीके की समस्याएं हैं, जिस तरीके का आपने देखना
रहा है कि गरीबी के किस तरीके के आंकड़े डरावने सामने आ रहे हैं कि 80 करोड़ लोग आज 5 किलो राशन में निर्भर है, लोगों को अपना सोना गिरवी रखना पड़ रहा है, महंगाई 45 साल के उच्च स्तर पर है, बेरोजगारी बिल्कुल के किस तरीके के हालात हैं, और किस तरीके से आप विदेश में भी किस तरीके की, जैसे ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और सरकार ने क्या किया, उस पर चुप्पी साधे रखा। किया क्या? एलपीजी एक तरफ से आपको उधर मार पड़ रही है, 20 लाख करोड़ रुपया जनता का स्वाहा हो गया, इन्होंने क्या किया, राहत देने की जगह एलपीजी की रेट बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ा दी। बांग्लादेश में अभी मोहम्मद यूनुसी से हमारे प्रधानमंत्री मिले, लेकिन वहां पे कोई बात नहीं हुई कि किस तरीके से हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किस तरीके की कोई चीज बात नहीं हुई। तो इन सब जो जिस तरीके का माहौल इस देश के अंदर बना हुआ है, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। कांग्रेस का पार्टी की जो कमियां रही है उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी, जो जनता की आवाज है उसको बुलंद किया जाएगा, संसद से लेकर सड़क तक बुलंद किया जाएगा। और गुजरात के लिए भी जिस तरीके से अभी 2027 में गुजरात का चुनाव हो रहा है, गुजरात स्पेसिफिक मुद्दे पे जिस तरीके से गुजरात में निराशा का माहौल है, जिस तरीके से वहां लूट मची हुई है, उसके लिए भी कांग्रेस अलग से एक रणनीति तैयार की होगी और वो सबके समक्ष। नितिन, मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ पे कि अभी आपके जो इलेक्शन जितने भी हैं उसमें आप देखेंगे कि वर्षों बाद में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा, शायद ऐसा नहीं रहा कभी गुजरात में। जो ये इलेक्शन गए अभी 2018, 22 वाले जो इलेक्शन थे अभी, क्योंकि 27 में 22 के इलेक्शन में जो स्थिति बनी आम आदमी पार्टी के कारण रही हो या जो भी कारण रही, कई नेता आपके छोड़ के चले गए, प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चले गए, तो ये इतना भरोसा कांग्रेस का कायम है, वजह क्या है? ये मैं चाहूँगा जानना कि क्या वास्तव में कोई रणनीति है या फिर बस एक बार गुजरात में ताल ठोकनी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता हूँ, इस बात को मानने में मुझे कतई गुरेज नहीं है कि 2022 में जिस तरीके का रिजल्ट आया वो बहुत ही निराशाजनक था। आप उससे पहले के इलेक्शन अगर 2017 के देखेंगे, उस समय आप हमें काउंट ही नहीं करा करते थे, लेकिन हमने किस तरह का परफॉर्मेंस किया। आप इस बात को भी नहीं नकार सकते कि गुजरात वो भूमि है जहां पे कांग्रेस पार्टी सदा मजबूत रही है। चाहे हो सकता है हम सरकार में नहीं आए, लेकिन विपक्ष में हम किस तरीके से हमने मजबूती से, हमें हमारी संख्या बल रहा है और हमने वहां पे मुद्दों को उठाया। और पिछले चुनाव में हम सरकार बाल किस तरीके से आपने देखा था, किस तरीके का नैरेटिव मोदी जी को गढ़ना पड़ा था कि मेरे से किस तरीके से कहा जा रहा है, किस तरीके की चीजों पे वो चुनाव को ले गए थे। उन सब बातों को मैं सामने नहीं ले जाता था। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं और उसमें सुधार हमेशा संभव होता है। और बिल्कुल आपने देखा होगा, रातों रात जब सुधार करती है कोई पार्टी तो जनता भी अपने सिर आंखों पे उसको बिठा के उसको बहुमत देती है। तो ये कोई एक नई चीज नहीं, हमारी राजनीति में देखी जा सकती है। मैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जिस तरीके से सरदार पटेल जी की वो अब 150वीं जयंती है, आज हमने एक रेजोल्यूशन पास किया सबसे पहले, जिसमें आजादी के झंडा बरदार हमारे सरदार। आज क्यों सरदार जी की जो रणनीतियां हैं, सरदार जी की जो विचारधारा है, उसकी इस देश को क्यों बहुत जरूरत है। और महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल की जो नीतियां, जो हमारे कांग्रेस के नेता रहे, उनको एक साथ सम्मिलित उस विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा प्रोपोगेट करने की क्यों जरूरत है। देखिए, खेड़ा सत्याग्रह था जहां पे किसानों पे मनमाना टैक्स कर दिया गया था, जहां से खेड़ा सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया। आज क्या है, हमने जो अध्यादेश लाया, जो लाया था कि क्या नाम से मुआवजा मिलेगा किसानों को अपनी जमीनों का, अध्यादेश लाके ये सरकार क्या करती है, उसको खत्म करने का काम करती है। काला कानून लाती है, किस 3 काले कानून से उनकी जमीन हड़पने का प्रयास करती है। एमएसपी की गारंटी देके उस पर पूर्णतः मुकर जाते हैं। आज जो फूट डालो जो राज करो की राजनीति जो अंग्रेजों ने अपनाई थी, आज क्या हो रहा है, साउथ वर्सेज नॉर्थ कर देते हैं। कभी कहते हैं क्या नाम से 80-20 शमशान कब्रिस्तान, मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस चुरा लेंगे, किस तरीके की बातें करते हैं। उसके बाद में मेहनत कश कामगारों का क्या स्थिति हो रही है। आज 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हो रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पहली बार हमने एक डेटा देखा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोना गिरवी रखना पड़ रहा है। 50 साल में जो बचत है हमारे लोगों की, जो हमारे भारतीय लोगों की जो खासियत है कि उनके पास बचत रहती है, आज वो बचत 50 साल के लो पे है। महंगाई आसमान पे है, बेरोजगारी आसमान पे, इस पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आर्थिक असमानता का भयंकर दौर है। आप देखिए, लगातार ऐसी चीजें हो रही है कि किस तरीके से आम आदमी के ऊपर प्रहार हो रहा है। सोचिए, 20 लाख करोड़ अभी स्वाहा हुआ है, आज एलपीजी के रेट बढ़ा दिए। लेकिन नितिन जी एक बात मैं जानना चाहूंगा, ये सारी बातें ठीक है, महंगाई का एजेंडा भी है, सारी बातें आपने कहा कि ट्रंप टैरिफ के आगे 50 रुपए सिलेंडर, 2-2 रुपए सब जो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी और बढ़ाई है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आएगा। लेकिन फिर भी जिन राज्यों के अंदर चुनाव होता है, बीजेपी का ये आर्ग्यू है कि जहां भी चुनाव होते हैं तो परिणाम तो हमारे पक्ष में आ रहे हैं, तो जनता पे को असर नहीं हो पा रहा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, चुनाव होता है,
सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उसमें कुछ मतदान पक्ष में पड़ता है, कुछ विपक्ष में पड़ता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। आपको महाराष्ट्र में हमने बताया किस तरीके से इन्होंने चुनाव को किस तरीके से ले जाने की कोशिश की, यहाँ पे संविधान बदलने के लिए किस तरीके के इन्होंने प्रयास किए, किस तरीके से प्रधानमंत्री को किस तरीके के मुद्दों पर आना पड़ा उस चुनाव के अंदर। चीजें आज राजस्थान में जो हमने चुनाव लड़ा, हमेशा यहाँ पे यह है कि बदलाव है, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस ने एक परफॉर्म किया वो भी ऐतिहासिक है। हम हरियाणा में बिल्कुल चुनाव क्या नाम से सरकार बनाने से चूक गए, लेकिन वहां माहौल जो जनता का था वो किसके पक्ष में था। तो तमाम चुनाव लड़ने की भी रणनीति है। मैंने बोला ना कि यहाँ पे खुल के एक चर्चा हो रही है कि किस तरीके की रणनीति में हम छूट रहे। मैं कह रहा हूं बहुत साल अंग्रेजों ने राज किया, फूट डालो राज करो में, उसका काउंटर कितने दिनों में महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और नेहरू जी ने मिलकर उसका काउंटर किया। तो आज उस विचारधारा को लाने की जरूरत है। चलिए मैं वापस अटल जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपने एक बात कही थी पिछली बार, अभी जब बोले आप आपके टर्न पे, तब कि वोट की राजनीति करती है कांग्रेस, और ऐसे को पार्टी है जो वोट की राजनीति नहीं करती हो, बीजेपी नहीं करती। देखिए बात ऐसा है कि आपकी बात कुछ हद तक ठीक हो सकती है, कुछ हद तक क्या पूरी तरह से ठीक है? नहीं, मुझे एक पार्टी बता दीजिए, सुनिए, एक पार्टी मुझे ऐसी बता दीजिए कि जो वोट की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बोल रहा हूं। एक इलेक्शन स्किप कर दीजिए आप लोग। आप समझिए कि आप जैसे नितिन जी ने एक स्टेटमेंट दिया जो ये अक्सर देते हैं सारे कांग्रेसी प्रवक्ता, महंगाई दर। क्या महंगाई दर आप बताओ? 2010 से 2014 के बीच महंगाई दर क्या थी? डेटा के साथ बात करें तो 8.9 से लेकर के और 12% तक थी। आप उठा के देख लीजिए। और 2019 से 2024 के बीच 6.4, अगर कोरोना के 2 वर्ष छोड़ दो तो 6.4 से लेके 4.5 तक ये महंगाई रही। हम तो उसको भी और कम करने की बात करते हैं कि उसको और कम करेंगे, लेकिन ये है डेटा। डेटा कहता है 40, आप ये देखिए 40 बिलियन है ना का हमारा जो वो बनता था, वो 4 ट्रिलियन से ऊपर का, और विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। कैसे? बात ये है कि आवास कितने दिए? आवास आप बताइए। 2014 के पहले आवास मेरा छोटा सवाल, आज 4 करोड़ और 3 करोड़ आवास, इस बार फिर अटल जी 7 करोड़ आवास। एक मेरा छोटा सवाल सर, मेरा एक छोटा सवाल। बताइए। पार्टी कार्यकर्ता तो शायद बाद में बने होंगे, एक आम आदमी पहले। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आप 2014 से तुलना कर रहे हैं, मूल जो जरूरत की चीजें क्या होती हैं? बच्चों की स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म, कपड़े, घर के लिए ग्रोसरी का सामान, तेल, साबुन, चीनी, चाय, दाल, काय में रखा जाता है। अरे सर सुनिए तो सही, आप मेरी बात तो सुनिए, पूरा सुनोगे जब तो आप जवाब दोगे। मुझे एक बात बता दीजिए कि कब क्या रेट होगी, आज क्या रेट है? जरूरत की चीज मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। योगेंद्र जी आप, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना, उस बात को तो समझ लीजिए। हाँ, बताइए बताइए बताइए। इसको काय से नापा जाता है? महंगाई दर से नापा जाता है। जेब से। और महंगाई दर मैंने आपसे बोला ना, इसको जेब से। जेब से क्या मतलब? आप क्या चाहते हो? आप जरूरत 1972 के अंदर घी 10 रुपए किलो था, और तब एक बैंक की जो यूडीसी थी उसकी सैलरी 200 रुपए होती थी। आज उसकी सैलरी 1.25 लाख रुपए है, 1.25 लाख रुपए है। और आज उसी क्रम में घी भी 500-600 रुपए किलो होगा। 1000 रुपए किलो है घी, ना? तो 1000 मान लीजिए, तो कभी मार्केट में जाया करो, मेरे साथ ही चला करो कभी कभी। आप ऐसे समझिए ये सारी चीजें किसमें हम पर डेटा क्या सुनिए अटल जी, जिससे हमें पता अटल जी, चले आप बता रहे महंगाई ज्यादा या कम है। सर सुनिए, आप बता रहे हो कितनी कारें अरे थी? सर सुनिए तो सही, कारों की मत बताइए। आज भी 70% जो लोग हैं ना, उनकी जरूरत की मैं बात बता रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, जरूरत की बात तो सुनिए। आपको, आप एक बार बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए मुझे कि आप जो बता रहे हैं ना सर, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी बता रहे हैं। सर छोड़ो, मैं छोड़िए सर, एक बार आगे की बात तो सुनिए। बात तो सुनो। आगे सुनिए। कंस्ट्रक्शन के अंदर आज के 10 साल पहले एक मजदूर को मैं खुद 90 रुपए 100 रुपए के अंदर लाता था, और कारीगर को 150 रुपए 40 रुपए में। आज कारीगर की रेट है 1000-1100 रुपए, बिल्कुल, और मजदूर की रेट है 700-800 रुपए, 600 रुपए 500 है ना? 700-800 रुपए, 1000 आप ये देख लीजिए। तो देखिए चीजें बदलती है। ये अनस्किल्ड की बात बता रहा हूं। स्किल्ड इंडिया हमारा क्या होता है? स्किलफुल है ना, जो आप भारत को बनाओ, टेक्निकल बनाओ, यही तो बनाने की कोशिश है। मेक इन इंडिया बनाओ। जो आप एक्सपोर्ट कर, बाहर से एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, वो आप भारत एक्सपोर्ट करने लगा है बहुत सारी चीजें। तो बात यह है कि आपको अपने यूथ को
जो लोग हैं उनको बिल्कुल आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, उसको स्किलफुल बनाना पड़ेगा। ये सारी है और पूरा विश्व इसीलिए भारत की तरफ आज देख रहा है। वो इतनी बड़ी इकोनॉमी हो गई है, मध्यम वर्ग के पास काफ़ी उसका खर्चने का उसके पास पैसा है, इसीलिए तो इतनी सारी आज की तारीख में 10 करोड़ कारें कैसे हुई, मध्यम में ये सारी कारें कहाँ से आई भारत के अंदर। आज के 15 साल पहले ही चले जाओ कितनी कारें दौड़ती थी और आज तो बहुत सारे चेंजेज है, पर्यावरण के भी चेंजेज हैं और ये भारत का एक सपना देखना पड़ता है। जैसे मंगल पांडे जी ने देखा कि आजाद भारत, तो सारे लोग जुड़े। चलिए अटल जी मुझे एक चीज बताइए आप कि 10 करोड़ कारें आपको दिख रही हैं, कितने लोगों को इस पर इसका असर आ रहा होगा कि हाँ वास्तव में यार लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा हो गया? आप ही बताइए इस बात कितने करोड़ होंगे मुझे बता दीजिए। आप ही बताइए कि लिविंग स्टैंडर्ड भारत का पहले आज के 20 बरस से पहले बढ़ा है या नहीं बढ़ा? सर मैं ऑर्गेनिक तो छोड़ो, इनऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक तो जिस तरीके से हर एक देश धीरे धीरे बढ़ा हुआ है। बात कर रहा हूं आपसे, मैं वो नहीं कह रहा सर, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि आप 10 करोड़ इसको कोई खारिज नहीं कर सकता। वास्तव में गाड़ियां बिक रही हैं, सड़कें पे भी दिखाई दे रही हैं, फ्यूल भी जल रहा है, आप टोल नाकों पे भी देख लीजिए, घर भी बन रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो आपसे ये उज्ज्वला सिलेंडर आंकड़ों की बात साल पहले सर, मैं तो आंकड़ों के अंदर सर आंकड़ों के आप आंकड़ों की बात कर रहा हूं सर, सुनो तो सही आप पूरी बात। 10 करोड़ कारें भी आ गई, घर भी बन रहे, इसको कोई खारिज नहीं कर रहा, क्योंकि हर शहर कस्बे के अंदर इमारतें बन रही हैं, मटेरियल जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बजरी का भी खनन हो रहा है, ईंटें भी बन रही हैं, पत्थर भी आ रहा है, बिल्कुल सच्चाई है, पैसा भी आ रहा है लोगों में, जब भी तो बन रहे होंगे, मैं आपकी बात को मानता हूं। लेकिन ये भी तो एक आंकड़े हैं जो विदेश में और या भारत में कहीं पे भी कि 80 करोड़ लोगों को आज भी हमें अनाज पे निर्भर करना पड़ रहा है, उनको हम खारिज कर देंगे फिर? योगेंद्र जी, आप, मैं औरों से तो ये बातें समझ सकता हूं, लेकिन आप ये बातें अभी आपने कहा कि मैं तो आंकड़ों पे बात कर रहा हूं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हो आपकी, ये तो आबादी के पास तो नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, कोरोना काल के अंदर देखिए बहुत सारे ऐसे लोगों को भी दिया गया जो सस्टेनेबल है, लेकिन उनको थोड़ा सा राहत मिल जाए, वो गरीब नहीं है, वो राहत के रूप में दिया गया है, थोड़ा बहुत अनाज और थोड़ी बहुत चीजें। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और यह भी समझना पड़ेगा कि जो गरीबी का लेवल डिफाइन है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया है ना, जो ये संस्था होती है, उसके गरीबी के आंकड़े के मुताबिक 25 करोड़ भारतीय बाहर निकले गरीबी से। तो ये आंकड़े हैं एक्चुअल में, और हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है विकसित भारत का सपना 2047 तक का, वो इसीलिए देखा कि वो तभी पूरा हो सकता है जब पूरा भारत उससे बाहर आए। उस गरीबी से जब बाहर आएगा तो हमने ये कोई पास ऐसे नहीं कहा कि 2030 में हम ये कर देंगे, हमने कहा 2047, क्योंकि हम उस स्टैटिक्स पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके साथ लोगों को जोड़ना चाहते हैं, उन सब की स्किल बढ़ाना चाहते हैं, पूरे विश्व के अंदर हमारी उपयोगिता साबित करना चाहते हैं, और उसी में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी और उनका ग्रुप अपना पूरे जान लगा रहा है। आपकी सारी कवायद के बीच कांग्रेस को संभावनाएं गुजरात में दिख रही है, ये दावा कर रहे हैं सर। देखो, एक होता है सेवा करना और एक होता है जीत की कोशिश करना, तो ये अंतर है। अगर ये वास्तव में सेवा भाव से आए तो बहुत बढ़िया है ना। अभी ये बहुत अच्छी बात है कि नितिन जी ने एक बात बोली कि हम स्वीकार करते हैं और सुधार करते हैं। अगर ये इनके जो गांधी परिवार है, अगर वो इस भाव से आ जाए तो लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा होगा, और भारत जैसी डेमोक्रेसी वास्तव में बहुत अच्छी उच्च क्वालिटी की, इतने सारे लोगों को हर तरह की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। तो गांधी परिवार आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि केवल बस वो सेवा नहीं कर रहा है? इसलिए आप ही बताओ कि जब मेरा उद्देश्य है भारत को आगे बढ़ाना, तो बीच यात्रा में से मैं चला जाऊंगा मेरी छुट्टियां बिताने, क्या इसमें सीरियसनेस लगती है आपको? बस वही एक एजेंडा आपको मैं एक बात यही कारण है और कोई कारण? अरे वो छोड़ो, बहुत सारे कारण है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मतलब सोरोस के साथ ओपन फाउंडेशन के अंदर पैसे लेकर के, और ये किसान, ये पहलवान, और हर नैरेटिव में टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होकर के सीएनए का विरोध करना, और क्या क्या नहीं किया। हर आप बोलो किस बात के लिए, हर बात के लिए गलत नैरेटिव, केवल वोट के लिए ये कोशिश करते हैं। सीए का विरोध की बात कर रहे हैं। सीए का विरोध। चलिए नितिन जी जवाब दीजिए आप।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज खुद भाजपा के प्रवक्ता ने अपनी सारी पोल खोल दी और एक एक पोल पट्टी आप सुन लीजिए। इसमें भी आपको पोल लग रही है? हाँ, सुनिए तो सही। कैसी बात? जो सुनिए तो सही, जो ये कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज पे 80 करोड़ लोगों के लिए पीठ थपथपाते हैं, वो गरीब नहीं है। आप सुन लीजिए, भाजपा प्रवक्ता कह रहा है कि ये 5 किलो अनाज पे गरीब नहीं है। सुनिए, एक बार अटल जी सुनिए, अटल जी आपके पास मैं आऊंगा, एक बार सुनिए उनकी बात सुनिए। आज इन्होंने गाड़ियों की सबकी चर्चा कर ली। 80% जो हमारे देश में सीमांत किसान है, आज उसकी जो आय थी वो 32 रुपए थी, आज कितनी है? 27 रुपए। लेकिन वो इनको अमीर लगता है कि उसकी 5 रुपए हमने इनकम घटा दी और उसको अमीर कर दिया। तीसरी बात सुनिए, देश को इन्होंने बहुत कुछ दिया। आज डॉलर का भाव क्या है रुपए के खिलाफ? आज ये नहीं बोलेंगे। आज पेट्रोल डीजल का भाव क्या है, जबकि क्रूड सबसे नीचे पे। आज देश पे कर्जा 55 लाख करोड़ था, कहां पहुंच गया? आज 205 लाख करोड़ को भी पार कर चुका है। चीन के साथ जो ये गलबैया करते 18 बार मिलते, आज उस समय जो व्यापारिक घाटा क्या था, आज उसकी स्थिति क्या है? $100 बिलियन पार कर चुका है। अमेरिका जाते हैं, वहां पे एलन मस्क से मिलते हैं, उसको तमाम रियायतें देते हैं, बदले में क्या मिलता है? 20 लाख करोड़ का हमारे निवेशकों को घाटा। जो अपनी मिडिल क्लास जो अपनी पसीने की कमाई है उसको जोड़ता है, उसको स्वाहा करवा देते हैं और गलबैया करते रहते हैं। अगली देख लीजिए, इनके टाइम पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है? 7% से भी कम। और यूपीए के टाइम में क्या थी? 8.1 से भी ऊपर थी। एक्सपोर्ट ग्रोथ इनके टाइम पे क्या है? हमारे तुलना में इनकी आधी भी एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं है। ये लेकिन बातें ये बोलेंगे नहीं। दूसरी बात ये कह रहे हैं बीच यात्रा में छोड़ के चले गए, इसलिए दिक्कत हो गई 2 दिन के लिए। जो आदमी 4000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी चल गया वो सीरियस नहीं है। जो घर में बैठा हुआ तमाम ये कह रहे हैं कि वक्फ बहुत महत्वपूर्ण मिलता, जो विदेश घूमने चला गया अपनी मौज मस्ती में, वहां पुलवामा में अटक होता, शहीद मर रहे थे, वो शूटिंग करा रहा था, वो बहुत सीरियस है। लेकिन 4000 किलोमीटर चलने वाला गरीब के लिए वो सीरियस नहीं है। अब अगली बात आप देख लीजिए, जिसने ऐसा कानून बनाया कि आज हमारे किसानों को उचित मुआवजा बने, लेकिन उन मुआवजा को छीनने वाले, षड्यंत्र के तहत अध्यादेश लाने वाले, वो किसानों का भला चाहते हैं। 3 काले कानून वाले वो किसानों का भला चाहते हैं। आज इंडेक्स देख लीजिए, आज हमारे कितने, आज भुखमरी इंडेक्स में हमारा क्या नंबर है? 126वां नंबर है। आज हमारे एसडीआई में क्या इंडेक्स है? 142वां नंबर है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आज हमारा क्या नंबर है? 159वां नंबर है। बाकी सब बेवकूफ है, केवल यही जानते हैं क्योंकि ये विकास कर रहे हैं ना। किसका विकास कर रहे हैं? 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों के माफ कर दिए जाते हैं। और जब हम राज्यसभा में किसानों के बारे में पूछते हैं, बोलते हैं इनका ऋण माफ करने के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना हमारा आगे इसको माफ करने का कोई विचार है, क्योंकि इनको विकास करना है चंद पूंजीपतियों का। इसलिए क्योंकि इनको देश के लोग गरीब नहीं दिखते। आज आंकड़े कहते हैं कि उनकी सेविंग 50 साल के नीचे पे आ गई। ये कहते हैं कि लोग तो मालामाल हो रहे हैं, मौज मस्ती में घूम रहे हैं, गजब बात करते हैं। वहां आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 4 साल में ग्रुप डी की भर्ती नहीं कर पाते। एसएससी में जो भर्तियां 25,000 निकला करती थी वो आज 4,000 निकलती है। ये कहते हैं किसी को नौकरी की जरूरत नहीं है। आज जो हमारे आदिवासी भाई, दलित भाइयों का जो हक था, ये क्या करते हैं? लेटरल एंट्री से उनका हक मार देते हैं। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है, उन्हें समझ में आ गया कि क्या नाम से ये संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये लेटरल एंट्री पे कैसे भाग गए? ये बहुत बड़ाइया करते थे, लेटरल एंट्री पे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्यों भाग गए? धीरे धीरे ये पूरी तरीके से भागेंगे। इन्होंने फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाई है, ये अंग्रेजों के पिट्ठुआ बन के, अंग्रेजों ने कितने साल राज किया? 200 साल राज किया ना। इनको कितने हुए? अभी 11 साल हुए। देखिए 15 साल में इनका राज कैसे उखड़ता है। भारत की जनता ने ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को, ये एक्सरसाइज आपने गुजरात में भी की है। मैं ये कह रहा हूं, जनता के जो मुद्दे हैं, जो अंग्रेजी थे ना, मैं नीति थी फूट डालो राज करो। आप ये बताइए, आप कंटिन्यू करें। नहीं 1942 में अंग्रेज सरकार आपने कितनी नौकरियां दी? सरदार कितने रोकना चाहूंगा दोनों को, मैं रोकना तो दशरथ ये माना जा सकता है कि गांधी और पटेल, कांग्रेस एक उस आइडियोलॉजी को वापस गुजरात के अंदर लेकर के गई है। अगर कहीं पे इसमें छिन्न भिन्नता भी आई है, क्योंकि कई बार आरोप भी लगे हैं। सरदार पटेल का काफी गुणगान किया है नरेंद्र मोदी ने भी। आपको ध्यान होगा कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और एक कैंडिडेट बनाया गया था इन्हें प्रधानमंत्री का, उस समय लोहे की एक एक चीज किसान के घर से इकट्ठी करा करके और एक बड़ा कार्ड खेला गया था, और सरदार पटेल की मूर्ति भी बनी उसके बाद में वहां पे। तो अभी आपको लगता है कि पटेल एक कारगर उस प्लेटफॉर्म के रूप में मान के चल रही है कांग्रेस? देखिए, निश्चित तौर पे गुजरात में जो अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है उसके पीछे कांग्रेस का मकसद ही ये है कि एक तो गुजरात जो जिस प्रकार का स्टेट है जहाँ से मोदी अमित शाह आते हैं,
और लंबे वक्त से कांग्रेस को वहाँ पर सत्ता नहीं मिल रही। सबसे मजबूत अगर कोई कड़ी माना जाता है बीजेपी के लिए तो गुजरात माना जाता है। वहाँ पर कैसे बीजेपी का सामना किया जाए, कैसे चुनाव जीता जाए या बीजेपी को अपने घर में घेरा जाए, मूलभूत रूप से इसी के मद्देनजर पटेल के जरिए, गांधी के जरिए ये कोशिश करेगी कांग्रेस कि वहाँ पर बीजेपी को अटैक किया जाए और लोगों में कहीं ना कहीं ये भावना या सिंपैथी उजागर की जाए गुजरात के जो लोग हैं कि हम आपके हितैषी हैं। क्योंकि लंबे वक्त तक गुजरात में कांग्रेस ने शासन किया है, ऐसी बात भी नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस का राज नहीं रहा, राज रहा है वहाँ पे, लेकिन पिछले कई सालों से वहाँ पर जब से प्रधानमंत्री आज देश के जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद लगातार वहाँ कांग्रेस हार रही है। और पिछले जैसे चुनाव में आपने जिक्र किया कि बुरी हार झेलनी पड़ी थी, इसके पहले के चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस वहाँ पर निश्चित तौर पर फाइट में रहती थी। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ये समझ रही है कि पटेल के जरिए कैसे अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाया जाए, इसी के मद्देनजर 2 दिवसीय अधिवेशन वहाँ पर किया गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कांग्रेस अब वहां से कितना क्या मजबूती के साथ में लड़ पाएगी, क्योंकि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ अगर कहीं कोई माना जा रहा है वो गुजरात माना जाता है। और कांग्रेस को लगता है कि यहाँ थोड़ी मेहनत की जाए तो हम वापस से फतेह कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक वहाँ पे शासन भी किया है। खैर अपनी अपनी रणनीति है, अपना अपना एजेंडा है और अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस ताल ठोकने की पूरी कोशिश करेगी और ये एजेंडा भी तय करेगी कि हम किस आधार पे आगे कांग्रेस को बढ़ाएं और कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी। ये सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जो होने वाले अधिवेशन में जो रेजुलेशन पास होंगे उससे सामने आएगा। लेकिन अब इम्पैक्ट और इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएगी कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।